हेलो कॉन्फैक्ट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस किया था और सुप्रीम कोर्ट के सारे आर्टिकल्स प्लस जो स्पेसिफिक प्रोविजंस अपॉइंटमेंट के और रिमूवल के हैं जो है वो भी सारे मैंने डिस्कस कर लिए थे। आज जो है हमें उसके आगे बात करनी है। आज की क्लास थोड़ी सी थियोरेटिकल क्लास है। जुडिशरी के एग्जिस्टेंस के ऊपर हम थोड़ा सा सवाल क्रिएट करेंगे कि आखिर वो जो है, अगर जुडिशरी हमारे बीच में है तो इसका क्या कारण है। देखो, आपने अभी हाल ही में एक फ़िल्म देखी होगी, मुझे भरोसा है कि आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी वो मूवी, दैट इज़ जोली एलएलबी सेकंड। तो जोली एलएलबी सेकंड आपने मूवी देखी होगी, आपने जोली एलएलबी सेकंड जो है आपने मूवी देखी होगी। इस वाली मूवी के अंदर आपने देखा होगा कि जो एंड में जो जज साहब है वो एक स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे देश के अंदर 3 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। हालांकि अभी हाल ही में मैंने आपको बताया भी था कि जस्टिस एनवी रमन्ना हो गए और साथ में हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं आपका किरण रिजिजू, थोड़ा नाम लेने में दिक्कत होती है इनका नाम लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। किरण रिजिजू, इन्होंने आपका जो है कहा था कि मतलब हमारे देश में अब 5 करोड़ केसेस जो है वो संख्या जो है 5 करोड़ केसेस तक पहुंच चुकी है। बट मैं फिर भी जोली एलएलबी के एग्जांपल्स को ही अगर आपके सामने रखूं कि देश में 3 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है और उन 3 करोड़ केसेस को सॉल्व करने के लिए जो है हमारे पास जो जजों की संख्या है वो कितनी है, 21,000 हमारे पास जज है। 3 करोड़ से ज़्यादा जो है हमारे पास केसेस पेंडिंग है और उसके लिए 21,000 जज हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप एक जज को अगर एक जज के हिस्से में भी अगर बांटेंगे ना तो आप लाखों केसेस आ जाएंगे। इस तरह का हाल हो जाएगा, हज़ारों लाखों केसेस पर्टिकुलर एक जज कैरी करके चलेगा। इतने केसेस हैं हमारे देश के अंदर। और बाकी वकील की तो खैर बात छोड़ दो, वो 10-12 लाख जो भी है, बट उनका कोई वैसा कुछ है नहीं, क्योंकि वकील को पता है कि जल्दी केस ख़त्म हो गया तो हमारे पैसे नहीं बनेंगे, इसलिए वो लगातार तारीख पे तारीख वाला काम जो है। ये जज साहब से हम सनी देओल जो है वो दामिनी फिल्म में, दामिनी था ना, दामिनी फिल्म में डायलॉग मार गए, जज साहब से बोल गए, बोलना था वकील से वो जज साहब को बोल गए तारीख पे तारीख। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एडवोकेट से बोलना था कि भाई असली काम तो तेरा है, तू ही अगर सही से इन्वेस्टिगेट करे अपनी तरफ से अपने लेवल पे तो इतना केस बढ़े ही ना। फिर तू काहे कानून की किताब पढ़ के आया और जज बनने के लिए भी तो पहले एडवोकेट होना जरूरी है ही है, हम बात कर ही चुके हैं। तो एडवोकेट अपने स्तर पे भी चाहे तो केस को बड़ी जल्दी ख़त्म करवा सकता है। और तीसरा जो है उसके अलावा मतलब कुल मिला के जो है आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे कोर्ट की क्या हालत है और केसेस के क्या हाल है। और ऐसे ऐसे केसेस भी हैं जो 100 साल तक लंबित है, 100 साल तक पेंडिंग है। ज़मीन के केसेस तो 100 साल तक चलते हैं। राम मंदिर का विवाद देख लो आप, राम मंदिर का विवाद आज से अंग्रेजों के ज़माने का केस है ये, और अब जाके 2019 में 20 में जो है इसका फैसला आया है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना लेंथी क्या कहते हैं मतलब जो है ये कानून, ये जो है केस चला। ऐसे जाने कितने केसेस हैं हमारे देश के अंदर जो बहुत लंबे लंबे पीरियड तक चलते हैं। एक केस से तो मैं पर्सनली वाकिफ़ हूँ, जो 50-60 साल पुराना केस है, आज तक चल रहा है हमारे रिलेटिव्स में ये केस है। तो मैं तो हैरान हो गया, मैंने कहा यार 50-60 साल पुराना केस ऐसा हो क्या रहा है इसके अंदर। जब भी कोई एक पार्टी के फेवर में फैसला आता है दूसरी पार्टी अपील डाल देती है और अपील भी इतना लंबा चलता है। फिर वो ज़मीन का मसला है, वो पुराने ज़माने के डॉक्यूमेंटेशंस हैं, उसी हिसाब से वो चीज़ें देखनी पड़ती है, कितना बीघा क्या। तो हमारे देश में जो कोर्ट का जो हाल है, कोर्ट का हाल बड़ा बेहाल है। लेकिन फिर भी इसी मूवी के अंदर एक डायलॉग मारते हैं जज साहब, वो कहते हैं कि फिर भी अगर 2 लोगों के बीच में अगर सड़क पे कहीं पे अगर कोई विवाद हो जाता है, गली मोहल्ले में अगर कोई विवाद हो जाता है, तो फिर भी वो यही बोलते हुए पाए जाते हैं कि मैं तुझे कोर्ट में देख लूँगा। अब ये जो मसला है, जैसे वो कितनी अच्छी बात कहते हैं उसके बाद कि आखिर क्यों कि साल में कहीं कोई एक केस आता है जब इस कुर्सी पे बैठने का अफसोस नहीं होता। वो जो ये डायलॉग बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, और वो जो डायलॉग बोलते हैं वो आपको अगर याद हो, उस डायलॉग को याद करते हुए आज की क्लास को आप समझना। वो कहते हैं कि क्यों लोग आज भी लड़ाई होती तो ये कहते हैं कि मैं तुझे कोर्ट में देख लूँगा, आई विल सी यू इन द कोर्ट। वाई? बिकॉज भरोसा करते हैं जी वो
वो कोर्ट पे भरोसा करते हैं कि सरकार अगर आपकी बात नहीं सुनेगी, प्रशासन अगर आपकी बात नहीं सुनेगी, शासन अगर आपकी बात नहीं सुनेगी, पुलिस अगर आपकी बात नहीं सुनेगी, तो कोर्ट आपकी बात सुनेगा। और इस कुर्सी पे बैठा हुआ मुझ जैसा हर एक जज जो है, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों का ये भरोसा टूटने ना दे। यही डायलॉग होता है, बिल्कुल हकीकत भी है। अब आप सोचो, जो ये कोर्ट है, इस कोर्ट की व्यवस्था के ऊपर जो है किसी का भी लगाम नहीं चलता, चाहे वो लेजिस्लेचर हो चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो। ये मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ। एक आर्टिकल है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 कहता है कि देयर इज सेपरेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में बिल्कुल सेपरेशन है। जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को इंटरफेयर नहीं करेगा, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को इंटरफेयर नहीं करेगा। इसी तरीके से एक आर्टिकल है आर्टिकल 121, जिसके अंदर बता रखा है कि पार्लियामेंट जो है वो कोर्ट के किसी भी मैटर्स को, किसी भी जजमेंट को जो है पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं करेगा। मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कोई भी पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं करेंगे कि कोर्ट क्या कर रहा है, कि कोर्ट ने ये फैसला कैसे दे दिया, कोर्ट ने ये बात कैसे कह दी। ये सब बातें नहीं करेगा वो, क्योंकि कोर्ट की अपनी खुद की एक मर्यादा है, उसका अपना एक खुद का इंडिपेंडेंस है, उसके ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते। उसी तरीके से देखेंगे आर्टिकल, इसी के बाद आर्टिकल 122 भी है। आर्टिकल 122 क्या कहता है? आर्टिकल 122 कहता है कि भाई जो कोर्ट है, कोर्ट भी जो है वो पार्लियामेंट की इंक्वायरीज को जो है, पार्लियामेंट में जो चीज़ें चल रही है उसको जो है इंक्वायरी नहीं करेगा। किसके अंदर? आपका कोर्ट के अंदर, कि ये कैसे कुर्सी तोड़ रहे हो आप, ये कैसे शोर शराबा कर रहे हो, ये सब बातें जो है पार्लियामेंट की जो है कोर्ट नहीं कर सकता। उसी तरीके से एक आर्टिकल है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 कहता है कि एवरीथिंग इन दिस कंट्री इज अंडर द जुडिशियल रिव्यू। कुछ भी इस देश के अंदर अगर है तो वो सब कुछ क्या है? न्यायिक जांच से बच नहीं सकता। अगर उसके ऊपर न्यायिक जांच की मांग उठती है तो हर चीज़ जो है उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू होगा ही होगा, छोड़ ही नहीं सकते। एवरीथिंग इज अंडर द जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 13 कहता है। इसी तरीके से एक आर्टिकल है आर्टिकल 254, वो मैं आपको कभी सेंट्रल स्टेट रिलेशन में बताऊंगा कि जब सेंटर और स्टेट के नियमों में जब कभी भी टकराहट होती है तो उसमें भी कोर्ट जो है बीच में आकर अवतार लेता है और कहता है कि मैं हूं ना। तो ये हर जगह पे जो है आपने देखा, आपने जितनी भी जगह देखी, मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की, कोर्ट जो है, कोर्ट का इंडिपेंडेंस जो है वो बरकरार रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि भाई अगर कोर्ट जो आखिरी, जो कहते हैं लास्ट रिसोर्ट है इंसान के पास, जो लास्ट क्या कहते हैं जो है आपका एक कह लो कि सॉल्यूशन का एक वे आउट है, अगर उसके ऊपर भी अगर किसी का नियंत्रण हो जाए, कोर्ट के ऊपर भी, तो फिर इस देश में इंसान कहाँ जाएगा जी। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था कि लॉ ऑर्डर, उससे भी ऊपर क्या है? जस्टिस। लॉ एंड ऑर्डर से भी ऊपर क्या है? जस्टिस, इंसाफ। और इंसाफ की बातें तो हमारा प्रिम्बल, हमारा जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से कर ही रहा है। तो इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं कि कोर्ट अपने आप को कैसे कैसे इंडिपेंडेंट रखता है, क्या क्या चीज़ें करता है। ये सब चीज़ें जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें हम डाल सकते थे उसमें तो हमने डाल के बता ही दिया कि चलो ठीक है, यहाँ से आर्टिकल 50, 121, 122, 13, 254, इस सब में तो बता ही दिया। इसके अलावा भी जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है उसको हम कैसे देखते हैं। इंडिपेंडेंस जो है जुडिशरी की, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, अगर हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करें तो सबसे पहली चीज़ ये है कि सबसे पहली चीज़ तो भाई अपॉइंटमेंट। सुप्रीम कोर्ट, मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि कोर्ट के अंदर जो भी अपॉइंटमेंट होती है वो सारी की सारी अपॉइंटमेंट कौन करता है? कोर्ट खुद करता है। आपको जज बनना है, कोर्ट डिसाइड करेगा। आपको उस पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर कंपाउंडर बनना है तो वो उसकी परीक्षा कौन लेगा? कोर्ट खुद लेगा। वो परीक्षाएं भी उसने किसी एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं छोड़ा हुआ है। लेजिस्लेचर को तो खैर अलग तरह के अधिकार होते हैं, उसके भी हाथ में नहीं दिया। एक मिनट के लिए आप ये मान सकते हो, लेजिस्लेचर ने अगर कोई ऐसा रूल बना दिया जो इनके इंडिपेंडेंस पे अगर घात करेगा तो जुडिशरी के पास ये पावर है कि उसको बाईपास करके, उसको जो है स्ट्रक डाउन करके जो है उस कानून को ही रद्द कर सकता है अंडर आर्टिकल 13। मैंने अभी बताया आपको, एवरीथिंग इज अंडर द जुडिशियल रिव्यू। कोई भी चीज़ जो है वो कोर्ट्स की आंखों से बच ही नहीं सकता, भले वो आंखों में पट्टी लेकर क्यों ना बैठा हो। तो जुडिशरी कहता है कि भाई हमारे इंडिपेंडेंस को कोई नहीं छेड़ सकता। इसका पता ही कैसे चलता है? अपॉइंटमेंट, जितनी भी अपॉइंटमेंट होती है ऊपर से लेकर नीचे तक कोर्ट के अंदर, वो सारी की सारी कोर्ट खुद ही करता है। अब जब जिस कोर्ट के अंदर काम करने वाले जिस पर्सन का अपॉइंटमेंट कोर्ट ने किया हुआ है, तो एग्जीक्यूटिव का या लेजिस्लेचर का कोई इंसान उसे धमका ही नहीं सकता कि मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा वरना मेरी सुन।
वो किसी के दबाव में काम करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मेरी अपॉइंटमेंट तूने थोड़ा करी है, वो करी, उसने करी है। और जिसने अपॉइंटमेंट करी है वही रिमूवल करेगा। तो अपॉइंटमेंट हो या चाहे रिमूवल हो, ये दोनों के दोनों किसके हाथ में है? ये दोनों के दोनों जो है जुडिशरी के ही हाथ में है। जुडिशरी ने आपको अपॉइंट किया है, जुडिशरी क्या करेगा? आपको जो है रिमूव करेगा, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता है। उसके बाद जो है आपको हो सकता है कि मान लो कि चलो अपॉइंटमेंट इन्होंने कर दिया, रिमूवल कर दिया जुडिशरी ने, लेकिन सैलरी हर महीने के लिए लेने के लिए आपको एग्जीक्यूटिव के पास ही जाना पड़ रहा है, लेजिस्लेचर के पास जाना पड़ रहा है। तब भी आप फिर दबाव में आ जाएंगे, तब भी आप सुनेंगे कि भाई टाइम पे सैलरी लेनी है तो 2-4 काम हमारे सुन ले, कोर्ट में 2-4 फाइलें हमारी भी क्लियर करवा दे, या 2-4 फाइलें हमारी रुकवा। इस तरह के दबाव आप पे बनाए जा सकते हैं, मगर ऐसा दबाव बनाने का सोर्स ही नहीं छोड़ा इन लोगों ने। कहा कि सैलरी भी हम ही देंगे, सैलरी और अलाउंसेस। तो कोर्ट के अंदर काम करने वाले जितने भी कर्मचारी होते हैं, जितने भी अधिकारी होते हैं, उन सब के सैलरी और अलाउंसेस कौन देता है? कोर्ट खुद ही देता है। उनकी अपॉइंटमेंट भी खुद ही करता है, रिमूवल भी खुद ही करता है, सैलरी भी खुद ही देता है, अलाउंसेस भी खुद ही देता है। चलो ठीक है, ये सब भी हो गया। अब ये देखो, ये सारी चीज़ें, ये जितनी भी चीज़ें जो दे रहा है कोर्ट आपको, इससे क्या हो गया? इससे जो है एक एम्प्लॉय को, एक जज को क्या हो गया? उसको सिक्योरिटी मिल गई कि हाँ यार, मेरी नौकरी कोई नहीं खा सकता, मेरी सैलरी कोई नहीं रोक सकता, मेरे अलाउंसेस कोई नहीं रोक सकता। जब ये सारी चीज़ें का, जब इन सब चीज़ों का डर ही नहीं रहेगा उसके मन में, तो वो किसी के दबाव में क्यों आएगा? और उसकी इंडिपेंडेंस कैसी नहीं रहेगी? तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस में सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करता है? कि सारा का सारा मैनेजमेंट किसके हाथ में है? जुडिशरी के खुद के हाथ में है। और जब मैनेजमेंट खुद के हाथ में है तो जाहिर सी बात है फिर नोबडी कैन टच। आज आप ही देख ले, अपने स्तर पे आप इस बात को सोच के देखें, आप कभी किसी की बातों में कब, आप किसी की बातों को मानने के लिए कब मजबूर हो जाते हैं? जब आपको पता होता है कि कहीं ना कहीं कुछ हद तक आप इस पर डिपेंडेंट है। उसने डिपेंडेंसी खत्म कर दी सारी की सारी। उसने कहा कि हमारे किसी भी कर्मचारी को एग्जीक्यूटिव पे, लेजिस्लेचर पे डिपेंडेंट रहना ही नहीं पड़ेगा। हम सरकार के भरोसे नहीं बैठेंगे कि सरकार सैलरी देगी तो काम करेंगे, जो कुछ भी है हमने कहा हम खुद ही मैनेज करेंगे। तो सारा का सारा मैनेज कौन करता है? खुद ही करता है। वो अलग बात है कि सरकार भी पैसा देती है, ऐसा नहीं कि सरकार नहीं देती है, सरकार भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा देती है। अभी मैंने आपको बताया था अभी कुछ दिनों पहले कि एनवी रमन्ना साहब और हमारे कानून मंत्री जो है किरण रिजिजू, ये जो है ये दोनों के दोनों मंच पे थे और आपस में ही मतलब कि जो है एक दूसरे को मतलब ताने मार रहे थे। तो आप देखेंगे कभी कहा सुनी हुई थी थोड़ी सी, मैंने भी कहा सुनी में ही सुना था आपका न्यूज़ 24 आता है, उसमें पता नहीं आई थिंक एक प्रोग्राम आता है कहा सुनी, तो मैंने उस कहा सुनी में सुना कि अच्छा ऐसा ऐसा कह रहा है जो कुछ भी है तो मैं कहा कमाल है। ऐसे लिखा हुआ है, कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस इन द पार्लियामेंट। आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दिस आर्टिकल इन अंडर आर्टिकल 121। आर्टिकल 121 में साफ कह रखा है कि भाई पार्लियामेंट जो है कोई भी डिस्कशन नहीं करेगा कि कोर्ट में क्या बात चल रही है, राइट। ये मैं आपको पहले कह चुका हूँ। तो प्रोहिबिशन टू प्रैक्टिस एज एक्ट, प्रोहिबिशन टू प्रैक्टिस और एक्ट एज अ जज इन अ सबऑर्डिनेट कोर्ट पोस्ट रिटायरमेंट। दूसरी बात क्या है कि माना कि चलो ठीक है किसी इंसान ने यहाँ पे काम कर रखा है, हमने कहा कि एक काम करते हैं हम तेरे को पोस्ट रिटायरमेंट देख लेंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोर्ट ने साफ साफ मना कर रखा है कि भाई एक बार अगर आप लोगों ने कोर्ट में काम कर लिया तो पोस्ट रिटायरमेंट में फिर काम नहीं कर सकते। ध्यान रखना, आप काम करेंगे तो आप तो किसी कमीशन का हिस्सा होंगे, और कमीशन पे चलती किसी की है नहीं, कमीशन हमेशा टॉप पे रहता है, तो कमीशन वमीशन का हिस्सा रह सकते हैं, अदरवाइज आप किसी पोस्ट पे जाकर नहीं बैठ सकते। इसके बाद ये पहले से क्लियर कर दिया गया है। साथ में जो है अगर मान लो चलो मैं इसको तो सबसे लास्ट में डिस्कस करूंगा, और कुछ है क्या? हाँ ठीक है। और प्लस कैसा कानून रहेगा इनके एम्प्लॉयज़ के लिए, इनके कर्मचारियों के लिए, ये सारे के सारे इन सारी चीज़ों के ऊपर जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाने का भी जो पावर है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के भी जो पावर्स है, ये पावर्स भी किसके पास है? कोर्ट के पास खुद है। कोर्ट अपने खुद लेके बैठा हुआ है इसके अंदर, और वो भी कौन? सुप्रीम कोर्ट खुद। अब सुप्रीम कोर्ट का इंडिपेंडेंस कौन छेड़ेगा? और उसके बाद अगर मान लो कि फिर भी अगर कोर्ट की बात कोई नहीं मानता है तो उसके लिए क्या है? एक एक्ट ही बना रखा है, द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। अभी मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा, ध्यान रखें। अभी मैं डिटेल में एकदम डिस्कस करूंगा इसके बारे में, और डिटेल में आपसे बात करूंगा। यही एक्ट है ना 1971, मेरे हिसाब से 1971 ही है, ठीक है। आप एक बार गूगल कर लेना, हालांकि मुझे लग रहा है ठीक ही है, ठीक है।
तो आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 कहता है कि कानून की बात ना मानना कानून की अवमानना करना होता है। मतलब आप उसका अपमान कर रहे हैं और आपने कानून का अपमान कर दिया, इसके लिए क्या है कि कोर्ट के पास पावर है आपको पनिश करने की, और पनिश करता है, बड़ा अच्छा खासा पनिश करता है वो, ठीक है, छोटा मोटा पनिश नहीं करता। अभी मैं आपके सामने इसके बारे में बताऊंगा, अभी मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में, मैं आपको पूरा आइडिया दूंगा कैसे क्या करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये क्या करती है, ये जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को बरकरार रखती है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, इसके बाद जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बाद हम देखेंगे कि भाई हमारा जो कोर्ट है उसका क्या नेचर है, क्या पोजिशन है, क्या अथॉरिटी है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट का क्या नेचर है, क्या नेचर है, क्या पोजीशन है और क्या अथॉरिटी है, ये हमें समझना ज़रूरी है। सर देखो, पहली अथॉरिटी क्या है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट जो है पहली अथॉरिटी है कि वो फेडरल कोर्ट की तरह काम करता है। फेडरल कोर्ट का मतलब क्या होता है? फेडरल कोर्ट का मतलब होता है कि वो यूनियन और स्टेट के बीच में जो है एक पुल का काम करता है। यूनियन और स्टेट के बीच में जुड़ाव बना रहे, उसके बीच में जो है ये सूत्रधार का काम करता है। यू अंडरस्टैंड? सूत्रधार इज लाइक वो जो मोतियों की जो माला, जो उसके अंदर बीच में जो धागा है ना, वो दैट पर्टिकुलर धागा उसका काम करता है, जो सारी मोतियों को जोड़ के रखता है। तो स्टेट और सेंटर के बीच में अगर कोई विवाद हो जाता है, या स्टेट के बीच में कोई विवाद हो जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें अवतार लेकर बीच में खड़ा होता है और वो कहता है कि क्या कहता है यार, हाँ या तो दैट इज वाकई में सुप्रीम कोर्ट यही करता ही है। हाँ और अभी हम जिंदा है। आई थिंक कौन थे शत्रुघ्न, कौन होते हैं वो हीरो? नसरुद्दीन सिन्हा। अच्छा, वो RDX फिरोज खा। अच्छा, तो फेडरल कोर्ट क्या कहता है? फेडरल कोर्ट इसके अंदर जो है दैट इज आई विल से कि भाई एक आर्टिकल है, आर्टिकल 131, मैंने लास्ट क्लास में बताया था सुप्रीम कोर्ट का। आर्टिकल 131 कहता है कि भाई जब भी सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि यूनियन और स्टेट के बीच में कोई विवाद होगा, या स्टेट के बीच में कोई विवाद होगा, मतलब कि अगर कोई विवाद होता है तो इसमें क्या है कि आप कहाँ जा सकते हैं? डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आप। तो फेडरल कोर्ट के तहत भी काम करता है ये। उसके बाद दूसरा क्या है, कोर्ट ऑफ अपील के तौर पे भी काम करता है। अभी मैंने बताया, इसके बाद मैंने ये वाला आर्टिकल आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, आर्टिकल 132। आर्टिकल 132 में क्या बता रखा है कि भाई ये क्या है, कोर्ट ऑफ अपील है। कोर्ट ऑफ अपील का बोले तो आप अपील कर सकते हैं। मैंने बताया था आर्टिकल 133 में आपका सिविल हो गया, 134 में क्रिमिनल हो गया। हाई कोर्ट बाकायदा 134A में आपको लिख के बताता है कि नहीं, ये भाई अधिकार है। उसके बाद गार्जियन है, किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है भाई आपका आर्टिकल 32। अगर यहाँ से हटा दे, आर्टिकल 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ही तो पावर देता है ना। तो गार्जियन है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके ऊपर, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। आर्टिकल 32 हो गया, आर्टिकल 13 हो गया, आर्टिकल 254 हो गया, मैंने आपको बताया था इन सब के बारे में। तो ये सारी चीज़ें जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 में सारे रिट्स को इशू करने की पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू किसी भी कानून का करना जो है इनके हाथ में है। और आर्टिकल 254 में यूनियन स्टेट का ही मैटर है, यूनियन लिस्ट सेंट्रल लिस्ट के बारे में, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। बट फिलहाल आप यहीं पे इसको मेंशन कर लेना, नोट्स में डाल लेना, समझ वहाँ पे जाओगे। कुछ चीज़ें क्या होती है ना, पढ़ा पहले देते हैं, समझ में बाद में आती है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कुछ चीज़ें नोट डाउन कर लेना। ये इसका नेचर है अथॉरिटी का। दूसरा क्या, अब इसके बाद जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, एक जो लंबा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में भी आपको मैं बता दूं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है संजय? मैं कह रहा था कि ये दिख रहा है कैमरे में? हाँ दिख रहा है ना, इसकी ये तो दिखेगा ना, पूरा दिखेगा, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? देखो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रेफर्स टू द ऑफेंस ऑफ शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू द डिग्निटी और द अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट। आप क्या शो कर रहे हैं? आप जो है डिसरिस्पेक्ट शो कर रहे हैं, आप डिसरिस्पेक्ट शो कर रहे हैं टू द डिग्निटी और अथॉरिटी। आप डिग्निटी और अथॉरिटी ऑफ जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, उसके खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? ऐसा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बेसिकली सारे कोर्ट्स पे अप्लाई होता है, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट क्या है। आप अगर इस पे कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है कि अगर ऐसा कुछ भी करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, डिग्निटी करते हैं, ठीक है संजय, ठीक है, अगर आप डिसरिस्पेक्ट करते हैं, अगर आप कोर्ट की डिग्निटी के खिलाफ अगर आप जो है सवाल उठाते हैं, आपको कोर्ट में बोला जा रहा है, आपको कोर्ट में बुलाया, अब कोर्ट को पता नहीं था कि आप कलाकार इंसान हैं, आप डांसर हैं, आप डांस करते हैं, डांस करते करते कभी कभी क्या हो जाता है कि कभी कभी आपका स्टेप निकल जाता है,
तो आपने सोचा कि जज साहब जो है वो डॉक्यूमेंट रीड करने में थोड़ा सा बिजी है, तो एक काम करता है, एक सीक्वेंस कंप्लीट कर लेता हूँ। तो आपने वहीं पे चौकड़ी लगानी स्टार्ट कर दी। जज भी परेशान हो गया कि बताओ यार सर मैं थोड़ा सा बिजी क्या हुआ, ये तो इसने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। या आप कोर्ट में जाकर जब तो आपने देखा कि भाई कोर्ट में गए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना कि एक लड़की थी फॉरेन में, वो कोर्ट को मिडल फिंगर दिखा के जा रही थी, कोर्ट ने पकड़ा उसको 3 महीने की जेल भी डाल दी। पहले तो फाइन ही दिया था, फिर जेल भी कर ले। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही है, कोर्ट ही है कि आपने कोर्ट का क्या कहते हैं मतलब कि जो आप अवमानना की है, उसका अपमान किया है, उसकी डिग्निटी को डिसरिस्पेक्ट किया है, अथॉरिटी को, तो आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया उसके ऊपर। आपको कोर्ट में जज ने बोला कि नीचे बैठ जाइए, आप कह रहे नहीं सर जी मैं खड़े खड़े कंफर्टेबल हूँ। ऐसी बातें कोर्ट में नहीं करनी है। कोर्ट में क्या है कि जज इज ऑलवेज करेक्ट। जज जो कह रहा है वो बात सच है, सही है, बस बात खत्म। जज से बहस करने का अधिकार आपका नहीं है, लॉयर का है। वो आपसे साफ साफ बोल देंगे, जज साहब क्या बोलेंगे कि भाई तूने फिर लॉयर रखा क्यों है जब बोलना ही तेरे को है, तो अब तू प्लेडर है तो बता दे। तो दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्लीडर। जैसे देखा होगा ओ माई गॉड के अंदर प्लीडर होते हैं, प्रिंस रावल खुद ही लड़ते अपना केस। तो कोर्ट जो है, कोर्ट से बहस नहीं करनी कुछ भी। कोर्ट से अगर बहस कर दी तो कोर्ट आप जितने शब्द बोलेंगे उतनी वो आपके जो है इम्प्रीजमेंट बढ़ाते चले जाएगा। आप बोलेंगे सर जी हाँ स्कूल के लड़के हरामी होते थे पहले। बात बोलते बोलते कहते थे सर जी। मैंने कहा यार तो आपने जैसे ऐसे किया ना, इतने में ही वो 2000 5000 10,000 15,000 1 महीने 2 महीने 3 महीने। सर बात तो सुनो मेरी, बस बेटा आजीवन कारावास। तो कोर्ट से कोई बहस नहीं करनी है। कोर्ट ने अगर आपके साथ बहस कर दी तो जिंदगी खा जाएगा आपकी। तो कोर्ट कहता है कि नहीं नहीं नहीं, कोर्ट के साथ कोई बहस नहीं। इसके लिए कह रहे हैं कि ये बात मानेंगे नहीं। कुछ होते हैं ऐसे जिनको पता नहीं होता नौटंकी को हम करेंगे क्या। तो इसके लिए कानून बना दिया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। इसमें क्या रखा है, इसमें क्या रखा है कि भाई देखो 2 तरह के होते हैं इसमें बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एक होता है सिविल। सिविल में क्या हो गया कि जज साहब ने आपसे कहा कि बैठ जाओ नीचे, आप बैठ नहीं रहे, ठीक है। आप कह रहे मैं नहीं बैठ रहा, मेरे घर वालों का मामला है, मैं सुनूंगा, खड़े होकर सुनूंगा। कह रहा बैठ जा यार, हम इसलिए बैठे हैं कि सुनना है, हमें भी सुनना ही है। हद हो गई, तू ज़्यादा हाइपर हो रहा है। कह रहा नहीं मुझे आप पे भरोसा नहीं है। हाँ हम पे भरोसा नहीं है, डालो उसे अंदर। अबे सुन रहे, अब आया ही हमारे पास, अभी को कह रहा है भरोसा नहीं है। तो कोर्ट से ज़्यादा बहसबाजी नहीं करनी है। अगर ऐसा कुछ किया तो पहले सिविल लगेगा, इसमें बहस करने में नॉर्मल है। और मान लो कि अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आ गया, आपने बगल में पड़ी हुई कोई चीज़ उठाकर जो है जज साहब को दे दिया, तो ये क्रिमिनल के मैटर में आता है, ध्यान रखेंगे। तो एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और एक होता है आपका सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। 2 और बड़े हैवी फाइन पेनल्टी है इसके अंदर, ठीक है। सिविल वाला होता है डिसओबीडियंस, विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट। तो मतलब आप क्या विलफुल डिसओबीडियंस कर रहे हैं, मतलब आप जानबूझकर नहीं मान रहे। आप जानबूझ के आप कह रहे हैं कि जज साहब को चिढ़ाने के लिए आपने कहा कि ना तेरे बस की है, मुझे पता है बुजुर्ग हो तुम, तुम्हारे बस की ना है ऊपर से नीचे उतरने की, मैं तो बैठूंगा नहीं। वो जैसे जज उठ रहा है हल्का सा, आप भागने लग गए इधर उधर। अब ऐसे मजे ले रहे हैं आप जज के साथ। ऐसी चीज़ नहीं करनी जज के साथ कभी भी। जज के साथ ये सब करने का अधिकार किसका है? एडवोकेट का। देखा नहीं वकील साहब कैसे करते हैं, जल्दी सेकंड के अंदर धरने में बैठ जाते हैं। ये सब करने का काम वकीलों का होता है। वकीलों को सारी ट्रेनिंग मिली होती है कैसे क्या करना है। ये सब चीज़ें आप नहीं, ठीक है। हमारा मॉक टेस्ट होता था, तो मॉक टेस्ट कह रहा हूँ यार, मैं कहाँ चला गया, 2 चीज़ों में कन्फ्यूज। मूक कोर्ट होता था। तो उसमें ज़्यादातर ये सब चीज़ें सिखाई जाती थी। ज़्यादातर हमें कंटेंशन कम सिखाते थे कि क्या कंटेंशन रखनी है, क्या बात करनी है, क्या डिबेट करना है, ये सब कम। ये कंटेम्प्ट का ज़्यादा ख्याल रखने के लिए पहले बोल दिया जाता था। जैसे जज साहब मुझे वाकई में ही कहते थे, मतलब जो है सज़ा दे देंगे और मैं जेल चला जाऊँगा, तो ऐसे नहीं बात करनी है, ऐसे बैठना है, ये करना है, वो करना है। मैम डिसिप्लिन में रह जाओ आप। मेन मुद्दा क्या है वो मुद्दा मत समझाना मेरे को, केस क्या है यही समझ में नहीं आ रहा। पता चला कि मुद्दा जो है वो टेररिज्म का है और मैं वहाँ पर जो है डिवोर्स के केस लड़ रहा हूँ। मैं कहा केस मत समझाओ मेरे को, बस यही समझाओ कि ऐसे बैठना है वैसे बैठना है।
लेकिन वाकई में कोर्ट के अंदर बड़ा डिसिप्लिन होता है। वो फिल्मों वाला कोर्ट नहीं होता, कोर्ट बिल्कुल अलग टाइप का है। ज़्यादातर बंदे फिल्मों वाला इमेजिन करके जा रहे होते हैं, वो सोचते हैं कि यार वही वाला माहौल बना होगा, सारे बैठेंगे जो कुछ भी है, और सनी देओल की तरह जो है वो झूम झूम करके कहते हैं, मतलब जो है एडवोकेट डायलॉग्स मार रहा होगा, वो सब चीज़ें नहीं चलती वहाँ पे। नॉर्मल एक कैबिन टाइप का होता है, जैसे आप बैठते हैं दो पर्टिकुलर, उसके साथ एडवोकेट्स, बस 3-4 लोग हुए, इससे ज़्यादा नहीं। कि आप सोच रहे हो कि फिल्मी माहौल होता है वहाँ पे, और फिल्मी माहौल के अंदर जो है आप सोचेंगे कि वहाँ पर कोई होगा जो इस तरह का डायलॉग मार रहा होगा। एक मूवी और मैं देख रहा था सनी देओल की एक मूवी है सलाखे। ये सलाखे के अंदर वो मोहन जोशी होते हैं, बड़ी गजब एक्टिंग की है यार उन्होंने। सनी देओल की कुछ पुरानी फिल्में देखो ना, ओहो। और खासकर जो ऐसे मैटर्स पे होते हैं, घातक हो गया, घायल हो गया, जिद्दी हो गया, गदर ने तो गदर ही मचा रखा था। अभी गदर 2 आ रही है, मैंने सुना है। पहले से हैंडपंप जो है उन्होंने सील करने स्टार्ट कर दिया पाकिस्तान के अंदर कि भाई फिर आगे उखाड़ेगा वो। तो एक तो हो गया ये वाला विलफुल डिसओबीडियंस का हो गया एक, और दूसरा हो गया क्या, क्रिमिनल कंटेम्प्ट। इसके अंदर क्या है, जब आप क्या करते हैं, स्कैंडलाइज करते हैं, आप स्कैंडलाइज कर देते हैं कोर्ट को। स्कैंडलाइज का मतलब कि आपको भाई गुस्सा आ गया। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि भाई कोर्ट के अंदर ही फायरिंग कर देते हैं बंदे, कोर्ट के अंदर ही धमाका कर देते हैं, बम फेंक देते हैं। अभी हाल ही में हुआ तो रोहिणी के कोर्ट के अंदर 2 लोगों ने मिलकर कोर्ट के अंदर ही जाके गोली मार दी जज साहब के सामने। कोई बाय स्टैंडर्ड था वो, शायद जसमुदीन गवाह, उसको वही गोली मार दी। कभी कभी बम ही फोड़ देते हैं, ठीक है, छोटा सा एक बम ले आते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर आती है, ठीक है। अगर आपको पढ़ना हो, कभी डिटेल में पढ़ना हो कि भाई क्या है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर, तो आप चले जाएंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के अंदर, ठीक है। आप LLB नहीं कर रहे हैं तो इसलिए मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें कि मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपको पढ़ने का मन है तो वहाँ चले जाओ। जैसे NCERT बताती है ना, आपको पॉइंट दे देती है, कहते हैं फिर खुद स्टडी कर ले, ठीक है, खुद ही जाके रिसर्च कर लो, वैसा वाला ही मैंने आपको बता दिया है। तो ये आपका हो गया। अब मैं आपसे सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर के ऊपर बात करने वाला हूँ, 10-15 मिनट उस पर बात करूँगा। वो आज के मौजूदा सवाल है हमारे सामने, आज के मौजूदा क्वेश्चन है हमारे सामने। कोर्ट सिस्टम के आगे भी हमेशा ये सवाल खड़ा रहता है, हालांकि अब मौजूदा क्या बहुत पुराना है, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, चलो ठीक है।